ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में किस अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना है, इसे समझने से पहले ये समझो कि ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना है। ये समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में किस अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना है, इन अकाउंट्स को किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है और इन अकाउंट्स का क्या मतलब है। तो ओपनिंग स्टॉक किसे कहा जाता है और इसे कैसे ट्रीट करना है उसे समझते हैं। तो यहां पर लिखा है ओपनिंग स्टॉक रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ गुड्स इन बिजनेस एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, दैट इज 1 अप्रैल। मतलब अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग में बिजनेस में जो गुड्स का स्टॉक पड़ा होता है उसी को ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। यह समझ में आ गया? The value of opening stock appears or given in the trial balance on the debit side। तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया होगा। यह भी समझ में आ गया? It is placed as a first item or account in the debit side of the trading account। तो आपको ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में फर्स्ट लाइन में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया? In case of a newly started business, there will be no opening stock of goods। अगर बिजनेस न्यूली स्टार्टेड है तो उस बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स नहीं होगा। यह भी समझ में आ गया? तो सम को अच्छे से रीड करना। अगर बिजनेस का पहला साल है तो उस सम के ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया होगा। तो यहां पर आपको ओपनिंग स्टॉक किसे कहा जाता है और इसे कैसे ट्रीट करना है समझ में आ गया होगा। परचेसेस और परचेसेस रिटर्न किसे कहा जाता है और इसे कैसे ट्रीट करना है उसे समझते हैं। तो यहां पर लिखा है द टर्म परचेसेस मींस गुड्स परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द पर्पस ऑफ सेल। मतलब जिस गुड्स को बेचने के पर्पस से खरीदा गया है उसी गुड्स को परचेसेस कहा जाता है। यह समझ में आ गया? द वैल्यू ऑफ purchases appears or given in the trial balance on the debit side। तो purchases का वैल्यू ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया होगा। यह भी समझ में आ गया? It is placed as a second item or account after opening stock in the debit side of the trading account। तो आपको purchases ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में सेकेंड लाइन में रिकॉर्ड करना है ओपनिंग स्टॉक के नीचे। यह भी समझ में आ गया? If there is a purchases return that is returns outward in credit side of the trial balance, then it should be deducted from purchases in trading account। अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में परचेसेस रिटर्न दिया है जिसे रिटर्न्स आउटवर्ड भी कहा जाता है तो इस रिटर्न्स को परचेसेस में से सब्ट्रैक्ट करना है। यह भी समझ में आ गया? इसे एक एग्जांपल से समझो। मान लो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में परचेसेस दिया है ₹1 लाख और क्रेडिट साइड में परचेसेस रिटर्न दिया है ₹20,000। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 परचेसेस और फर्स्ट कॉलम में ₹1 लाख रिकॉर्ड करना है। अब इस 1 लाख में से परचेसेस रिटर्न ₹20,000 सब्ट्रैक्ट करना है और जो 80,000 मिलेगा उसे आपको सेकेंड कॉलम में रिकॉर्ड करना है। ये समझ में आ गया? और अगर ट्रायल बैलेंस में परचेसेस रिटर्न नहीं दिया है तो आपको ₹1 लाख डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया? If any asset or stationery is purchased by the business, then it should not be added with the purchase of goods। अगर बिजनेस ने कोई एसेट या स्टेशनरी परचेस किया है तो इस एसेट और स्टेशनरी को परचेस ऑफ गुड्स में ऐड नहीं करना है। यह भी समझ में आ गया? तो यहां पर आपको परचेसेस और परचेसेस रिटर्न किसे कहा जाता है और इसे कैसे ट्रीट करना है समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहा जाता है और इसे कैसे ट्रीट करना है उसे समझते हैं। तो यहां पर लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोस एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ऑन द परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ सेलर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर सेल, लाइक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा।
तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो परचेस ऑफ गुड्स पे किया गया है। इस गुड्स को सेलर के प्लेस से लेकर अपने बिजनेस के प्लेस तक लाने में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी। ये समझ में आ गया। In a manufacturing business, besides the above expenses incurred on production of goods, that is process of converting raw material into finished goods are also direct expenses. तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल को सेलर के प्लेस से लेकर अपने फैक्ट्री के प्लेस तक लाने का खर्चा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्लस इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का खर्चा भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये भी समझ में आ गया। It is placed after net purchases in the debit side of the trading account। तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में नेट परचेसेस के बाद में रिकॉर्ड करना है। ये भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहा जाता है और इसे कैसे ट्रीट करना है, ये समझ में आ गया होगा। गुड्स को सेलर के प्लेस से लेकर बिजनेस के प्लेस तक लाने में कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उसे समझना है। तो यहां पर लिखा है कैरियज, कार्टेज एंड फ्रेट इनवर्ड और ऑन परचेसेस। अब इसका क्या मतलब है अच्छे से समझो। जब आप गुड्स को बाय रोड लेकर आते हो ऐसे व्हीकल के थ्रू जिस व्हीकल में मोटर लगा है, जैसे कि ट्रक और टेम्पो, तो इस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को कैरियज इनवर्ड और कैरियज ऑन परचेसेस कहा जाता है। और जिस व्हीकल में मोटर नहीं लगा है, जैसे कि हॉर्स कार्ट और बुलक कार्ट, तो इस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को कार्टेज इनवर्ड और कार्टेज ऑन परचेसेस कहा जाता है। ये समझ में आ गया। और जब आप गुड्स को बाय ट्रेन, प्लेन या शिप के थ्रू लेकर आते हो, तो इस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस को फ्रेट इनवर्ड और फ्रेट ऑन परचेसेस कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। It is the expenses incurred in bringing the goods from the place of seller to the factory or workshop। तो इस एक्सपेंसेस को किया गया है गुड्स को सेलर के प्लेस से लेकर फैक्ट्री और वर्कशॉप के प्लेस तक लाने में। यह समझ में आ गया। It being a direct expense and therefore it is recorded on the debit side of trading account। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए इसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ये भी समझ में आ गया। If carriage and freight paid on purchase of any asset, say machinery, then it is added to the cost of that asset। अगर कैरियज या फ्रेट किसी एसेट को लाने में पे किया गया है, तो इस कैरियज और फ्रेट को उस एसेट के कॉस्ट में ऐड करना है। यह भी समझ में आ गया। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी और डॉक चार्जेस किसे कहा जाता है, अच्छे से समझो। जब आप गुड्स को बाय रोड लेकर आते हो और जब गुड्स किसी म्युनिसिपल एरिया में एंटर करता है, तो यहां पर आपको एक टैक्स पे करना है जिसे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी कहा जाता है। यह समझ में आ गया। और जब आप गुड्स को दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हो बाय प्लेन या शिप के थ्रू, तो यहां पर आपको एक टैक्स पे करना है जिसे इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। प्लस आपको लोडिंग, अनलोडिंग और स्टोरेज चार्जेस भी पे करना है जिसे डॉक चार्जेस कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। When goods are entered into municipal area, the octroi duty is to be paid on it। तो ये आपको समझ में आ गया कि जब गुड्स म्युनिसिपल एरिया में एंटर करता है तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करना है। When goods are imported from other countries, import और custom duty, dock dues और dock charges have to be पेड। तो ये आपको समझ में आ गया कि जब गुड्स को दूसरे कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है तो इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी, डॉक ड्यूज और डॉक चार्जेस पे करना है। Hence these expenses are related to purchase of goods and therefore treated as direct expenses and it is recorded on the debit side of trading account। तो ये expenses परचेस ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, इसीलिए इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाता है और इसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि गुड्स को सेलर के प्लेस से लेकर बिजनेस के प्लेस तक लाने में कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने में कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इसे समझने से पहले ये समझो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है एक्सेप्ट अनप्रोडक्टिव वेजेस। अब अनप्रोडक्टिव वेजेस किसे कहा जाता है इसे हम आगे समझेंगे। ये समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस को। तो यहां पर लिखा है फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेट्स एंड टैक्सेस, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग, फैक्ट्री इंश्योरेंस एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब इसे अच्छे से समझो। अगर आपने फैक्ट्री को किराए पे लिया है तो इस प्रॉपर्टी पे आपको फैक्ट्री ओनर को रेंट पे करना है, जिसे फैक्ट्री रेंट कहा जाता है। यह समझ में आ गया? अगर आप फैक्ट्री के ओनर हैं तो इस प्रॉपर्टी पे आपको गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, जिसे फैक्ट्री रेट्स कहा जाता है। और आप फैक्ट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस करोगे इस गुड्स पे आपको गवर्नमेंट को प्रोडक्शन टैक्स पे करना है, जिसे फैक्ट्री टैक्सेस कहा जाता है। तो फैक्ट्री रेट्स एंड टैक्सेस समझ में आ गया। अब फैक्ट्री में गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ है उसी को फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी और फैक्ट्री लाइटिंग कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। फैक्ट्री के इंश्योरेंस प्रीमियम को फैक्ट्री इंश्योरेंस और फैक्ट्री के दूसरे एक्सपेंसेस को फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। अब यहां पर क्या लिखा है उसे समझते हैं। तो यहां पर लिखा है दिस एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, देयरफॉर इट हैज टू बी ट्रीटेड एज ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, इसीलिए इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट करना है और इसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ये समझ में आ गया। पावर, मोटिव पावर, पावर एंड फ्यूल, ऑयल, कोल, गैस, कॉटन एंड वाटर किसे कहा जाता है, अच्छे से समझो। फैक्ट्री में गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ऑयल, कोल, गैस, कॉटन एंड वाटर यूज हुआ है, इसी को पावर, मोटिव पावर, पावर एंड फ्यूल, ऑयल, कोल, गैस, कॉटन एंड वाटर कहा जाता है। यह समझ में आ गया। As these expenses are utilized for manufacturing of goods, therefore it has to be treated as a direct expenses and recorded on the debit side of trading account। तो ये expenses goods को manufacture करने में utilize हुआ है, तो इस expenses को direct expenses treat करना है और इसे trading account के debit side में record करना है। ये भी समझ में आ गया। एक्साइज ड्यूटी किसे कहा जाता है, अच्छे से समझो। फैक्ट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस होता है इस गुड्स पे गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है, इसी टैक्स को एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। एक्साइज ड्यूटी रेफर्स टू द टैक्सेस लेवाइड दैट इज चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन गुड्स विद इन द कंट्री। तो ये आपको समझ में आ गया कि फैक्ट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस होता है इस गुड्स पे गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है, इसी टैक्स को एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। तो यहां पर आपको फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेट्स एंड टैक्सेस, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी और लाइटिंग, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, पावर, मोटिव पावर, पावर एंड फ्यूल, ऑयल, कोल, गैस, कॉटन, वाटर, एक्साइज ड्यूटी किसे कहा जाता है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस और वेजेस एंड सैलरीज किसे कहा जाता है उसे समझते हैं। वेजेस रेफर्स टू द रेम्यूनरेशन और सैलरी पेड टू वर्कर्स हु आर वर्किंग इन ए फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं इन वर्कर्स को जो सैलरी पे किया जाता है, इसी सैलरी को वेजेस कहा जाता है। यह समझ में आ गया। wages paid to the workers who are directly engaged in manufacturing of goods, such wages are called direct
मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्टिव वेजेस। तो जो वर्कर्स गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में डायरेक्टली एंगेज्ड है, ऐसे वर्कर्स को जो वेजेस पे किया जाता है, इसी वेजेस को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्टिव वेजेस कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। It has to be treated as a direct expense and recorded on the debit side of trading account। तो इस वेजेस को डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर करना है और इसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। Wages paid to the workers like helpers and cleaning staff who are not directly engaged in manufacturing of goods, such wages are called indirect or unproductive wages। तो जो वर्कर्स गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में डायरेक्टली एंगेज्ड नहीं है, जैसे कि हेल्पर्स और क्लीनिंग स्टाफ, तो इन वर्कर्स को जो वेजेस पे किया जाता है, इसी वेजेस को इनडायरेक्ट और अनप्रोडक्टिव वेजेस कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। इट हैज टू बी ट्रीटेड एज a indirect expense and recorded on the debit side of profit and loss account। तो इस वेजेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर करना है और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। सैलरीज रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू ऑफिस एम्प्लॉयज। तो ऑफिस एम्प्लॉयज को जो अमाउंट पे किया जाता है, इसी को सैलरीज कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। It has to be treated as an indirect expense and recorded on the debit side of profit and loss account। तो इस सैलरीज को इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर करना है और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। तो अगर आपको सिर्फ वेजेस दिया है तो इसे ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, और अगर सिर्फ सैलरीज दिया है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। यह समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको वेजेस एंड सैलरीज का कंबाइंड अमाउंट दिया है तो इसे कहां पे रिकॉर्ड करना है, उसे समझते हैं। If combined amount of wages and salaries are given as wages and salaries, it is considered to be direct expense and recorded on the debit side of trading account, or as salaries and wages, it is considered to be indirect expense and recorded on the debit side of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर आपको वेजेस एंड सैलरीज का कंबाइंड अमाउंट दिया है एज वेजेस एंड सैलरीज, तो इसे डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर करना है और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। और अगर सैलरीज एंड वेजेस दिया है तो इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। यह समझ में आ गया। इन शॉर्ट, आपको पहले वर्ड को देखना है। अगर पहला वर्ड वेजेस है तो इसे ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, और अगर पहला वर्ड सैलरीज है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। If wages are paid for making or installing any asset, it is added to the cost of that asset। अगर वेजेस किसी एसेट को बनाने में या इंस्टॉल करने में पे किया है तो इस वेजेस को उस एसेट के कॉस्ट में ऐड करना है। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस और वेजेस एंड सैलरीज किसे कहा जाता है, यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। रॉयल्टी किसे कहा जाता है, अच्छे से समझो। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के किसी टैंजिबल प्रॉपर्टी को अपने टेम्पररी यूज के लिए लेता है, तो वो पर्सन दूसरे पर्सन को उसके टैंजिबल प्रॉपर्टी को टेम्पररी यूज करने के बदले में जो अमाउंट पे करता है, उस अमाउंट को रेंट कहा जाता है। यह समझ में आ गया। और जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के किसी इनटैंजिबल प्रॉपर्टी को अपने टेम्पररी यूज के लिए लेता है, तो वो पर्सन दूसरे पर्सन को उसके इनटैंजिबल प्रॉपर्टी को अपने टेम्पररी यूज करने के बदले में जो अमाउंट पे करता है, उसी अमाउंट को रॉयल्टी कहा जाता है। मतलब टैंजिबल के रिटर्न्स को रेंट और इनटैंजिबल के रिटर्न्स को रॉयल्टी कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। अब रॉयल्टी तीन टाइप्स के हैं।
अगर बिजनेस रॉयल्टी को अपने गुड्स के प्रोडक्शन के बेसिस पे करता है तो उसे रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन कहा जाता है। अगर बिजनेस रॉयल्टी को अपने गुड्स के परचेस के बेसिस पे करता है तो उसे रॉयल्टी ऑन परचेसेस कहा जाता है। और अगर बिजनेस रॉयल्टी को अपने गुड्स के सेल के बेसिस पे करता है तो उसे रॉयल्टी ऑन सेल्स कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। इसे एक एग्जांपल से समझो। मान लो कि आप पोलो कंपनी के टी शर्ट को सेल करने का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप टी शर्ट को प्रोड्यूस करो या तो आप टी शर्ट को पोलो कंपनी से डायरेक्टली परचेस कर लो। अगर आप टी शर्ट को प्रोड्यूस करते हो तो आपको पर टी शर्ट के प्रोडक्शन पर पोलो कंपनी को उसके ट्रेडमार्क को यूज करने के बदले में कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसे रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन कहा जाता है। यह समझ में आ गया। और अगर आप टी शर्ट को पोलो कंपनी से डायरेक्टली परचेस करते हो तो आपको पर टी शर्ट के परचेस पे पोलो कंपनी को उसके ट्रेडमार्क को यूज करने के बदले में कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसे रॉयल्टी ऑन परचेसेस कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। और अगर आप पोलो कंपनी को अपने सेल्स के बेसिस पे रॉयल्टी पे करना चाहते हो तो आपको पर टी शर्ट के सेल पर पोलो कंपनी को उसके ट्रेडमार्क को यूज करने के बदले में कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसे रॉयल्टी ऑन सेल्स कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। अब यहां पर क्या लिखा है उसे समझते हैं। रॉयल्टी इज द अमाउंट paid to the owner of a patent, an inventor or author for using his rights। तो ये आपको समझ में आ गया कि किसी पेटेंट के ओनर को या किसी ऑथर या इन्वेंटर को उसके राइट्स को यूज करने के बदले में जो अमाउंट पे किया जाता है उसी अमाउंट को रॉयल्टी कहा जाता है। ये समझ में आ गया। If specifically indicated as paid or payable on sales, it is recorded in the profit and loss account as a selling expense. Otherwise, it is recorded in the trading account as a purchase or production expense। अगर सम में स्पेसिफिकली रॉयल्टी ऑन सेल्स दिया है तो इस रॉयल्टी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है एज ए सेलिंग एक्सपेंस। और अगर सम में सिर्फ रॉयल्टी दिया है तो इसे ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है एज ए परचेस और प्रोडक्शन एक्सपेंस। ये भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको रॉयल्टी किसे कहा जाता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रेड एक्सपेंसेस किसे कहा जाता है इसे समझने से पहले यह समझो कि ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रेड एक्सपेंसेस का मतलब हुआ एक्सपेंसेस ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स को परचेज करने में और गुड्स को सेल करने में जो एक्सपेंसेस होता है इसी एक्सपेंसेस को ट्रेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। यह समझ में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि यहां पर क्या लिखा है। The expenses incurred on purchase and sale of goods are known as trade expenses। तो यहां पर वही लिखा है जो हमने समझा था कि गुड्स को परचेज करने में और गुड्स को सेल करने में जो एक्सपेंसेस होता है इसी एक्सपेंसेस को ट्रेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। यह समझ में आ गया। अब ये समझो कि गुड्स को परचेज करने में जो ट्रेड एक्सपेंसेस होता है इस ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है और गुड्स को सेल करने में जो ट्रेड एक्सपेंसेस होता है इस ट्रेड एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। ये भी समझ में आ गया। तो कब ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है और कब ट्रेड एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है इसे समझते हैं। If trade expenses are given in the trial balance with other items like sundry expenses or miscellaneous expenses or office expenses or general expenses, then it has to be recorded on the debit side of trading account। अब ये क्या लिखा है अच्छे से समझो। अगर ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ इन चारों में से कोई भी एक एक्सपेंसेस दिया है जैसे कि सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस, तो इस ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ये समझ में आ गया। और इन चार एक्सपेंसेस को याद रखने का एक कीवर्ड है स्मॉग, SMOG, सन्ड्री, मिसलेनियस, ऑफिस और जनरल। ये भी समझ में आ गया।
If trade expenses are given in the trial balance and none of the items like sundry expenses or miscellaneous expenses or office expenses or general expenses are given, then it has to be recorded on the debit side of the profit and loss account. तो अगर ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ इन चारों में से कोई भी एक्सपेंसेस नहीं दिया है तो इस ट्रेड एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ये भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको ट्रेड एक्सपेंसेस किसे कहा जाता है और ट्रेड एक्सपेंसेस को कब ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है और कब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वर्क्स मैनेजर सैलरी किसे कहा जाता है, इसे समझने से पहले यह समझो कि वर्क्स का मतलब होता है वर्कशॉप और वर्कशॉप का मतलब होता है फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में जो परचेस और प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं, इन मैनेजर को जो सैलरी दी जाती है, इसी सैलरी को वर्क्स मैनेजर सैलरी कहा जाता है। यह समझ में आ गया। तो यहां पर क्या लिखा है उसे समझते हैं। The salary which is given to purchase and production manager in a factory is called works manager salary। तो यहां पर वही लिखा है जो हमने समझा था कि फैक्ट्री के परचेस और प्रोडक्शन मैनेजर को जो सैलरी दी जाती है उसी सैलरी को वर्क्स मैनेजर सैलरी कहा जाता है। यह समझ में आ गया। It has to be treated as a direct expense and recorded on the debit side of trading account। तो इस वर्क्स मैनेजर सैलरी को डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करना है और इसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस किसे कहा जाता है, इसे समझने से पहले यह समझो कि प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट। तो प्रोडक्ट पे जो फर्स्ट लेयर होता है पैकिंग का, जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, इसी फर्स्ट लेयर के पैकेजिंग के कॉस्ट को प्राइमरी पैकिंग चार्जेस कहा जाता है। यह समझ में आ गया। तो यहां पर क्या लिखा है उसे समझते हैं। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट लेयर ऑफ पैकेजिंग दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ द प्रोडक्ट। तो यहां पर वही लिखा है जो हमने समझा था कि प्रोडक्ट पे जो फर्स्ट लेयर होता है पैकिंग का, जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, इसी फर्स्ट लेयर ऑफ पैकेजिंग के कॉस्ट को प्राइमरी पैकिंग चार्जेस कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। It has to be treated as a direct expense and recorded on the debit side of trading अकाउंट। तो इस प्राइमरी पैकिंग चार्जेस को डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करना है और इसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में किस अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना है, इन अकाउंट्स को किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है और इन अकाउंट्स का क्या मतलब है, यह अच्छे से समझ में आ गया होगा।